हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में काफ़ी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, जहां पर हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि लोग सोचते रह गए और जिंदगी हाथ से निकल गई। इसीलिए हमें सोचना कम है और करना ज्यादा है। जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जो नहीं कर सकते उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और उसे पाने की तीव्र उत्कंठा हो और कभी न खत्म होने वाला उत्साह हो, तो हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम किसी भी आपत्ति विपत्ति से नहीं घबराते, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता हो, झुकते नहीं और दुख को भी अपनी प्रगति की, अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं। और सही मायने में देखें, जब हम जिंदगी में सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। और यदि कुछ बुरा भी हो तो हम उसमें कुछ न कुछ जरूर पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, उसे अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। और जब हम जिंदगी में इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो चाहे कोई भी समस्या आ जाए, उसका सामना बखूबी करते हैं। और हमारे इस साहस, इस सोच के आगे हर असफलता, हर बात छोटी पड़ जाती है। हमारे पास आज जो भी है, हमें उसी के साथ चलना है और चलते रहना है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज अपने भारतीय इतिहास घटना चक्र की जो बुक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और अब तक हमने पाषाण काल को पढ़ा और इस समय हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा, पर आगे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि मिलान करने वाला है, तो इसका हम लोग व्याख्या में ही मिलान करते हैं। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वह दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है? 1923-24 तथा 1924-25 के दौरान इन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की है, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने किया है? बी लाल ने। और कब किया है? 1950 और 55। 1950-55 के दौरान, मतलब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, उस समय जो है हस्तिनापुर की खोज हुई है। तक्षशिला। तक्षशिला जो है इसकी खोज जॉन मार्शल ने किया है। 1913 से 34 के मध्य तक्षशिला की खोज हुई है। कौशाम्बी। कौशाम्बी की खोज MG मजूमदार ने किया है। तो कब किया है? 1936-37 के मध्य इन्होंने कौशाम्बी शहर की खोज की है। किसने किया है? मजूमदार ने। तो ये जो है 4 स्थल दिए हुए हैं और इसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हालांकि चांदी का प्रयोग तो बहुत हुआ है, कई समय ऐसे हैं, जैसे कई काल हैं, वंश हैं जिसमें चांदी का प्रयोग बहुत मात्रा में हुआ। पर यहाँ क्वेश्चन है कि प्राचीनतम सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। तो एक और क्वेश्चन यहीं पर आता है कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
तो उसका आंसर क्या होगा? लोहा। लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। और लोहे का प्रयोग जो है वह उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। किसके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं? चांदी के। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से प्राप्त करते थे। वहाँ की 2 खानें थी, एक जावर की खान थी और एक अजमेर की खान थी। तो यहाँ से जो है इन्हें चांदी प्राप्त होती है। एक अजमेर की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल कलर के होते थे और उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। फिलहाल देखते हैं इसकी व्याख्या। दिया हुआ है इसकी व्याख्या में कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चालित चाक का प्रयोग होता था और जब सभ्यता आगे बढ़ी, जो परिपक्व अवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तब जो है हाथों से चालित चाकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस व्याख्या को पढ़ने के बाद कि हड़प्पा सभ्यता में पहले जो वो होते थे चाक, तो पहले तो वो पैर से चलाए जाते थे, बाद में हाथ से प्रयोग किया जाने लगा, पहली बात। दूसरी बात कि बर्तनों की श्रेणियां 2 थीं, एक डिजाइन वाले थे और दूसरे चित्रित मृदभांड। एक बिना डिजाइन के थे और एक चित्रित मृदभांड थे और इसमें रेत मिला दिया जाता था, तो ये पकने पर हल्के भूरे रंग का रूप धारण कर लेती थी। और मृदभांड का जो ऊपरी हिस्सा था वो लाल रंग का था और इस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो बड़ी अच्छी जानकारी हमें इसकी व्याख्या से भी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो माना जाता है, इसमें दिया है पूर्व आर्य। इसका मतलब क्या है? पूर्व आर्य का मतलब क्या है? पूर्व आर्य का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि आर्य जो है वो वैदिक काल से संबंधित है और वैदिक काल से पहले जो सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो कभी कभी विकल्प में अगर पूर्व आर्य आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्व आर्य का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो दिया है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना कब से जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या पूर्व आर्य से माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। तो इससे कंफर्म हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है वह प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, मतलब प्रयोग नहीं हुआ है? तो गाय का जो अंकन है वो नहीं हुआ है, चाहे मुहरों पर चाहे टेराकोटा कलाकृतियों पर, गाय का नहीं। बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, इन सब का जो है अंकन किया गया है, गाय का लेकिन नहीं किया गया है।
हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय का महत्व जो है, गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। गाय जो वैदिक काल में तो बहुत पवित्र, एक तरीके से पवित्र पशु के रूप में थी गाय, और इनकी पूजा होती थी और इन्हें अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। तो वैदिक काल में गाय का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल साहगौरा नहीं है। बाकी चंदहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, ये तीनों स्थल जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। साहगौरा जो है यह स्थल नहीं है, यह एक अभिलेख है। यह चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनका यह अभिलेख है साहगौरा। और इसमें अकाल, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो उसी के बारे में साहगौरा अभिलेख में पता चलता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या से हमें कुछ और क्या नया मिलता है। साहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। तो साहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है, और ये जो साहगौरा गांव है इसी के नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो अभिलेख था उसे साहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख भी कहते हैं। तो जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण है और अकाल का भी वर्णन किया गया है। बाकी देखते हैं। और चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चंदहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो बड़ी अच्छी जानकारी मिली है कि जो चंदहुदड़ो है, कोटदीजी है, ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जबकि ये जो देसलपुर है ये गुजरात में है। बड़ी अच्छी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जो स्थल है, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। तो इजी हो गया, लोथल से बंदरगाह कहिए या गोदीवाड़ा, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, अभी इसी का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जैसे कि धौलावीरा है, तो धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा जो है यह हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। क्या मिला है? एक शिलालेख जिस पर 10 चिन्ह बने हुए हैं। तो ये जानकारी हो गई। बनावली से क्या मिला है? बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई है? बनावली से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह हरियाणा में स्थित है। तो बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन पढ़कर।
अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर भी कालीबंगा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, ये स्थल दिया हुआ है और ये मिलान करना है कि यहाँ से क्या, कौन सी सामग्री प्राप्त हुई या फिर कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हड़प्पा है, तो हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से मिला है समाधान R37। यहाँ से समाधान मिला हुआ है हड़प्पा सभ्यता से, मतलब हड़प्पा स्थल से, और उसका नाम R37 दिया गया है। तो ये कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि समाधान R37 ये किस स्थल से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से संबंधित है। लोथल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि लोथल से गोदीवाड़ा दिया हुआ था वहां पे, तो गोदी का अर्थ है बंदरगाह, तो यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, एक महिला जो है वो नर्तकी के रूप में एक दृश्य दिखाया गया है उस मूर्ति में कि कोई महिला है वो नृत्य कर रही है, तो उसका साक्ष्य मिला है। तो वो मिला कहाँ से है आखिर, तो मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये उसी की व्याख्या दी हुई है, तो हमने जो भी पढ़ लिया है, तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया है कि ये स्थल हैं और यह यहाँ से संबंधित कौन सी नदी जुड़ी हुई है इन स्थलों से। तो हड़प्पा जो स्थल है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा। हस्तिनापुर यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और पैठन यह कहाँ पर स्थित है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। कि हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा। और ये जो नागार्जुन कोंडा कृष्णा से संबंधित है, ये तो मैंने बहुत पहले याद कर लिया था एक ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक क्या है कि देखिए यह कृष्ण है और यहाँ अर्जुन, अर्जुन शब्द हमें मिल रहा है। तो अर्जुन और कृष्ण ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए नागार्जुन कोंडा जो स्थल है वहाँ से संबंधित कृष्णा नदी है। तो ये बहुत इजी तरीके से याद हो गया है, ऐसे याद हो सकता है अच्छे से। पैठन जो है, पैठन गोदावरी नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, एक स्थल है और स्थल जो है उनको नदियों के से मिलान करना है कि कौन किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा रावी नदी। कालीबंगा उसमें नहीं दिया था, तो कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रोपण यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गया मिलान। तो फिर यहाँ इसकी व्याख्या दे दी गई है, वही व्याख्या दी हुई है कि हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपण सतलज नदी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो भाई ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। फिर आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। महान स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति वह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और क्या क्वेश्चन है आगे इसकी व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या भी देख लेते हैं।
हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर की लंबाई है और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया था? तो यह प्राप्त किया गया था मोहनजोदड़ो से। एकदम इजी हो गया क्वेश्चन। फिर 26 क्वेश्चन नंबर क्या है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है देखा जाए। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह तो सही है। नगरों में नालियां तो थी ही, हम लोग जानते ही हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसकी प्रमुख विशेषता है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी हमने देखा कि मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है। लोग लोहे से परिचित थे, यही बात गलत है, क्योंकि लोहे से परिचित तो वो लोग उत्तर वैदिक काल में हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। और देखते हैं, इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो व्याख्या है कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन, तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत था, मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस नाम से? मतलब इसकी किस विशेषता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये जो दो बड़े स्थल हैं, इसके नाम से भी जानी जाती है, इसकी भी प्रमुख विशेषता है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यह भी सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो कहने का मतलब चारों कथन सही है, तो उपयुक्त सभी सही है। व्याख्या, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार चारों कथन सत्य हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये राज्य दिया हुआ है और ये जो स्थल है आखिर ये किस राज्य में स्थित है, इसी का पता हमें लगाना है। आलमगीरपुर यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। लोथल हम सभी को पता है, लोथल गुजरात में है, वो भी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में ये जो गुजरात का एक स्थल, ये जगह है खंभात की खाड़ी, वहां पर लोथल स्थित है। रोपण यह पंजाब में स्थित है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। व्याख्या में वही दिया हुआ है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है भाई, देखा जाए थोड़ा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है? तो उत्तर प्रदेश, देखिए कालीबंगा तो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, और आलमगीरपुर अभी हमने पढ़ा है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हुलास अभी नहीं आया था, तो हुलास भी जान लीजिए कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दो मिल गया, एक आलमगीरपुर और एक हुलास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज के वीडियो का।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी है। अभी देखिए, हम लोग आलमगीरपुर पढ़े थे, यह उत्तर प्रदेश में है, सही, बिल्कुल सही। बनावली भी हम लोगों ने पढ़ा है, बनावली हरियाणा में है, यह भी सही। दैमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में है। अभी ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हाँ ये सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और जो ये राखीगढ़ी राजस्थान दिया हुआ है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है, इसलिए ये गलत हो गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, घग्घर नदी पर एक और स्थल हम लोगों ने पढ़ा है, ये कालीबंगा और राखीगढ़ी, ये दोनों घग्घर नदी के तट पर हैं, ये भी याद करना होगा। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। तो अन्य युग्म तो सुमेलित ही हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन पढ़ा और 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। इसी तरह हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब प्रश्नों के साथ हम लोग अपनी वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।